जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहजाद और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जिस तरह हम लोगों ने लास्ट वीडियो में आपके साथ वादा किया था कि नेक्स्ट वीडियो में मिस सना नदीम हमारे साथ मौजूद होंगी, तो आज हम अपनी वीडियो में मैडम सना के साथ ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक तो हम उनकी जर्नी के हवाले से बात करेंगे, दूसरा हम उनसे समझेंगे कि अगर आप लोगों ने SDO इंग्लिश ऐसे घर बैठकर तैयार करना है तो वो कैसे हो सकता है। और उसके साथ साथ मैडम सना हमें आज जो हमारा ऑनलाइन सेशन शुरू होने जा रहा है इंग्लिश ऐसे के हवाले से, उसके हवाले से हमारी स्ट्रेटजी पर बात करेंगे। मैडम कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू कि आपने टाइम दिया। नो इशू एट ऑल। थैंक यू। अच्छा, थोड़ा सा आप अगर हमें इन शॉर्ट अपनी जर्नी के हवाले से बता दें कि आपका PMS 11 से ताल्लुक है, तो आप कब से यहाँ पर बतौर SDO सर्व कर रही हैं, तो हमें खुशी होगी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। मेरा नाम सना नदीम है और जंग से मैं बिलोंग करती हूँ और मेरा क्वालिफिकेशन जो है वो मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर है फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा। और PMS 11 में मेरी एलोकेशन हुई 2020 में, हमारा एग्ज़ाम हुआ था और उसमें मेरी एलोकेशन हुई और उस ईयर में मेरे ऐसे में जो है ना वो 76 मार्क्स थे इंग्लिश में। और उसके बाद मेरी फर्स्ट पोस्टिंग जो थी वो एज एन सेक्शन ऑफिसर इन हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हुई। फिर कुछ अर्सा मैंने जो है वो होम डिपार्टमेंट में भी काम किया और SDO का हमें ये ऑनर भी एक किस्म का मिला है कि वी आर द फर्स्ट बैच ऑफ SDOs who have been taken from PMS and we are serving here on deputation basis। और हम लोग फरवरी में हमारी यहाँ पे पोस्टिंग हुई और तब से लेकर अब तक मैं एज एन SDO बागा के तौर पे काम कर रही हूँ। मैडम थोड़ा सा बताएंगे कि SDO का रोल क्या है? जी बिल्कुल। अच्छा, SDO जिन लोगों ने, क्योंकि हमारी ऑडियंस अभी मोस्टली वही होगी जिन्होंने SDO का एक पेपर पास कर लिया हुआ, लॉ का पेपर, और अभी वो नेक्स्ट फेज में जा रहे हैं, तो उन्होंने लॉ में जैसे पढ़ा होगा कि SDO जो है वो बेसिकली एक तहसील में पीरा फोर्स का इंचार्ज होगा। पीरा फोर्स का इंचार्ज होने का मकसद ये है कि वो उनकी फाइनेंशियल, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी उसका हेड जो है वो SDO है। अब फाइनेंशियल के हवाले से ये अपनी तहसील का DDO होगा, मतलब उसकी कोई भी फाइनेंशियल चीज़ सेंक्शन होगी तो वो SDO के सिग्नेचर से होगी। सेकेंडली एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे आपके पास तो तकरीबन 60 to 70 लोगों की फोर्स है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करनी है, उसके अलावा कंसर्न असिस्टेंट कमिश्नर को जो है वो असिस्ट करना है, उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में DC साहब को रिपोर्ट करना है। कोई भी अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है तो उसमें लीड रोल जो है वो SDO कर रहा है। फॉर एग्जांपल अभी जो हमारी इनहेरिटेड लॉज हैं उनके अंदर हमारा बेसिक काम जो है वो एंटी इंक्रोचमेंट है, उसके अलावा हमारी प्राइस कंट्रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसके अलावा सबसे बड़ा जो हमारी डोमेन है ना वो पब्लिक नॉइसेंस की डोमेन है। पब्लिक नॉइसेंस की इतनी बड़ी डोमेन है कि उसके अंदर आप कुछ भी ला सकते हैं। मतलब सपोज अभी हमारी तहसील वागा के अंदर सबसे बड़ा इशू जो है वो कैटल्स है। अब लोग कैटल्स जो है वो रेजिडेंशियल एरिया में रखना प्रोहिबिटेड है, लेकिन लोग रख रहे हैं। तो अभी हमारे पास मोस्टली कंप्लेंट्स इसी चीज़ की आती हैं कि अनहाइजेनिक कंडीशंस पैदा हो रही हैं तो उनको रिमूव किया जाए। तो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, पब्लिक नॉइसेंस की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो पब्लिक नॉइसेंस भी एक हमारी डोमेन है, तो उसको भी हेड करना जो है ना वो SDO का काम है। उसके अलावा कोई भी काम जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या DC साहब जो आपको असाइन करते हैं, आपका फ्लड एक्टिविटीज़ में आपने पीरा का रोल देखा होगा, उसके अलावा भी आप मैरिज हॉल्स की इंस्पेक्शन में देख रहे हैं, उसके अलावा आप जो क्लोजर ऑफ मार्केट्स में देख रहे हैं, तो मतलब कोई भी ऐसा काम जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करती है तो उसमें असिस्टेंस के तौर पे पीरा फोर्स उनकी हेल्प करती है और SDO बीइंग द इंचार्ज ऑफ पीरा फोर्स इन कंसर्न तहसील उसको हेड करते हैं। ओके, वैसे हमारे जो देखने वाले लोग हैं उन्हें काफ़ी हद तक आगाही है कि बड़ी ये ज़बरदस्त पोजीशन है, इसमें लाइक के छोटा ऐसी ये काम कर रहे होते हैं, तो बहुत शुक्रिया। अच्छा, चूँकि पहला फेज़ तो कंप्लीट हो गया है और कुल 60,000 में से 20,000 के करीब लोग हैं जो सेकंड फेज़ में जाएंगे। पहले ये उम्मीद थी कि ये शायद 27-28 या जनवरी के फर्स्ट फेज़ में जाके एग्ज़ाम होगा, लेकिन कल PTC ने प्लानर अपडेट किया है तो अब ये 21 को होने जा रहा है। अब ये जो शॉर्ट टाइम है 8 से 10 दिन का, इसमें आप हमें ये बता दें कि अगर कोई शख्स घर बैठकर इसकी तैयारी करना चाहता है तो उसके लिए क्या सजेशंस हैं, और फिर हम बात करेंगे अगर कोई हमारे साथ ऑनलाइन सेशन में आना चाहता है तो उसमें हमारी स्ट्रेटजी। अच्छा बिल्कुल। अभी फर्स्ट पेज में आप देखा कि 80,000 लोगों ने अप्लाई किया था और उसमें से जो है ना वो शॉर्ट लिस्टिंग के बाद 20,000 लोगों का जो है ना वो बल्क रह गया है, और बट स्टिल ये बड़ा ह्यूज है। और इसमें मेरा ख्याल है कि PPSC ने भी और DG पीरा साहब ने और जो भी इसके जो है ना वो थिंक टैंक्स थे उनके माइंड में यही था, क्योंकि एक बहुत अच्छी पोजीशन पे आप लेके जा रहे हैं तो कंपटीशन भी थोड़ा उस हिसाब से होना चाहिए।
तो पहले फेज में लॉ का पेपर ले लिया, उसके बाद अभी सेकंड फेज में जनरल नॉलेज और इंग्लिश ऐसे का पेपर है। और ये सेम डे हो रहा है? ये सेम डे में हो रहा है। और जनरल नॉलेज का पेपर जो है ना, वो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो वन पेपर की तैयारी कर रहे होते हैं और जनरल नॉलेज मल्टीपल चीज़ों में वो तैयारी ऑलरेडी कर रहे होते हैं। लेकिन इंग्लिश ऐसे अनफॉर्चुनेटली ये इसमें इस तरह से है कि बच्चे ने अगर CSS या PMS की तैयारी की हुई है या कोई और FIA वगैरह में डिस्क्रिप्टिव टेस्ट दिया हुआ है, तो उसका इंग्लिश ऐसे का जो है ना वो एक्सपीरियंस हुआ होगा। जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो इंग्लिश लिटरेचर का मैंने मास्टर्स किया हुआ है, लेकिन मैंने अपना फर्स्ट ऐसे आके CSS में लिखा है। मतलब हमारा एजुकेशनल सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है कि हमें ऐसे के बारे में बताया नहीं जाता। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा कंपटीशन होगा, जनरल नॉलेज भी लोग कर लेंगे, लेकिन इंग्लिश ऐसे जो है ना वो आपका मेक और ब्रेक करेगा, डिसाइसिव रोल प्ले करेगा वो आपके लिए। अब इसमें घर बैठे भी अभी आपके पास तकरीबन जो है वो मैक्सिमम भी 10 दिनों का टाइम है, 21 का अगर हम देखें तो इसमें बड़ा स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। अब घर बैठे, मैं ये नहीं कहती कि घर बैठ के लोग तैयारी नहीं कर सकते, घर बैठ के भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें उन लोगों के लिए ज़्यादा मुश्किल होगी जिन्होंने फर्स्ट टाइम इंग्लिश ऐसे को अटेम्प्ट करना है। घर बैठे अगर तैयारी करनी है किसी ने, तो अब इसमें 10 दिनों को बड़ा स्मार्टली लेके आप करें, उनमें आप जो है ना वो मैक्सिमम जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि आपकी ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होने चाहिए, कि मतलब अगर आप इस टाइम पे इस पोजीशन पे हैं कि आपकी ग्रामर की कोई गलतियां नहीं होती, तो घर बैठ के आपके लिए करना बड़ा आसान है। कि मतलब आप डेली का एक ऐसे जो है ना वो रिटर्न में लिख के प्रैक्टिस कर दें, तो फिर भी कुछ हद तक हम कह सकते हैं। और लेकिन सबसे बड़ी बात इंग्लिश ऐसे की जो टेक्निक होती है, आपने रिटर्न की प्रैक्टिस तो करनी है, लेकिन आपने इवेल्युएशन करानी है किसी कंसर्न बंदे से जिसका इंग्लिश का बैकग्राउंड हो, जो इंग्लिश का टीचर हो, या कोई भी जिसकी ग्रामेटिकल एरर्स ना हो, कम से कम जिसकी एनालिटिकल स्किल्स अच्छी हो। तो इवेल्युएशन कराने के लिए मेरा ख्याल है कोई ना कोई आपको टीचर जो है ना वो मेंटोर आपका होना चाहिए। अब बात आ गई कि 10 दिनों का टाइम है, हम 10 दिनों में कैसे, अगर कोई बंदा हमारे साथ तैयारी करता है जैसे आपकी एकेडमी के साथ या मेरे साथ अभी 10 दिनों के अंदर तैयारी कराएगा, तो हम किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे कि हम एक तो मतलब शुरू में तो हमारा प्लान था कि हम इसको लंबा लेके चलेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर से लेकर चीज़ों को हर एक का डिफरेंट लेक्चर देंगे, लेकिन अब इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे कि 10 दिनों को जितना मैक्सिमम मटीरियलाइज कर सकते हैं 10 दिनों के अंदर हम मैक्सिमम प्रैक्टिस करवाएं। मतलब डेली बेसिस के लेक्चर तो होंगे ही, हम उनको, मैं उन बच्चों को जो है वो डेली बेसिस के टॉपिक्स असाइन करूंगी, टॉपिक्स खुद भी हम टॉपिक को ब्रेक करेंगे कि किस तरह से जो है वो टॉपिक CSS के या PMS के या कोई भी डिस्क्रिप्टिव पेपर में आए हुए हैं जो रियल टाइम में हम उनको ब्रेक करके ब्रेनस्टॉर्मिंग करके आउटलाइन बनाना सीखेंगे। उसके अलावा फिर इंट्रोडक्शन, आउटलाइन, बॉडी पैराग्राफ, कंक्लूजन, थीसिस स्टेटमेंट, हर चीज़ के ऊपर डिफरेंट लेक्चर्स भी हम देंगे, लेकिन उसके साथ साथ बेसिक फोकस जो मुझे लगता है कि वो होना चाहिए वैल्यूएशन के ऊपर, कि हम डेली की प्रैक्टिस करें और इवैल्यूएट करें ताकि जितना मिनिमाइज हमारी गलतियां हो सकती हैं 10 दिनों के अंदर हम वो करें। ओके। तो अगर हम ट्रेंडिंग को टॉपिक्स की बात करें, जैसे गवर्नेंस है या रूल ऑफ लॉ है, क्लाइमेट चेंज है, तो आप इसमें हम जो सेशन करेंगे हम कौन कौन से ट्रेंडिंग टॉपिक्स को लेके चलेंगे? आप क्या सजेस्ट करते हैं कि ये जो है ये बेहतरीन टॉपिक्स हैं, इस पे आप लोगों को? अच्छा, इसमें ना अगर हम ऐसे का ट्रेंड थोड़ा सा देखें तो उसमें ना डिफरेंट टाइप्स के ऐसे जो है वो पेपर में आते हैं। एक तो जो ऐसे का टॉपिक होता है वो करंट अफेयर से रिलेटेड आपके टॉपिक्स आ जाएं, तो उनको क्रैक करना भी आसान होता है और उनमें लिखने का मार्जिन भी आपके पास ज़्यादा होता है अगर आपका फैक्ट्स एंड फिगर्स और डाटा आपके पास मौजूद है। तो करंट अफेयर्स में आपका जो सबसे ज़्यादा टॉपिक आता भी है, बड़ा पसंद भी है एग्जामिनर को, वो आपका जेंडर पे आ जाता है। अब जेंडर मतलब एक टॉपिक हम कहें कि रोल ऑफ जेंडर इन इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ पाकिस्तान, इस तरह से। लेकिन ये बात है कि कभी भी एग्जामिनर जो है ना वो इतना सीधा सीधा टॉपिक नहीं देता। मतलब जेंडर पे एक बच्चे ने सारा कुछ तैयार किया हुआ है, लेकिन टॉपिक वो इतना घुमा फिरा के पूछेगा कि बच्चे का जो है वो डायमेंशंस चेंज हो जाएंगी और मतलब वो मुश्किल हो जाएगा टैकल करना अगर उसने प्रैक्टिस नहीं की होगी। जब हम अपने सेशन में प्रैक्टिस करेंगे, डिफरेंट तरह से जो है वो एक आउटलाइन को बताना सीखेंगे, मेरे ख्याल से अगर प्रैक्टिस से गुजर जाएंगे तो वो बड़ा आसान भी हो जाएगा। उसके अलावा आपके लिटरेरी टॉपिक्स होते हैं कुछ इस तरह के, मतलब कोई कोटेशन दे दी, जैसे अभी लास्ट डेज में ऐसे है द बॉयज विल बी बॉयज। अब उसकी मल्टीपल डायमेंशंस हो सकती हैं, मतलब वो एग्जामिनर के माइंड में कुछ और है, बच्चे को कुछ और समझ आया है, लेकिन मतलब ये बात कभी भी नहीं होती कि एग्जामिनर बच्चे की समझ को गलत कह रहा हो। अगर उसने सही तरीके से लिखा है, जो उसने चीज़ लिखी है उसको जस्टिफाई किया है, ग्रामेटिकल एरर्स नहीं है, तो वो कभी भी उसको फेल नहीं करेगा। लेकिन अगर बच्चे ने जो समझा है, जो उसके दिमाग में था, वो कन्वे ही नहीं कर पाया, तो फिर मुश्किल हो जाएगी। उसके अलावा आपका SDO के पेपर के हवाले से अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो आपका
रोल ऑफ एसबीओ या रोल ऑफ पीरा इन गुड गवर्नेंस ऑफ पंजाब, ये एक बड़ा प्रिडिक्टेबल टॉपिक है जो आ सकता है। उसके अलावा आपका गवर्नेंस से रिलेटेड, क्योंकि गवर्नेंस में पीरा का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। उसके अलावा आपकी, क्योंकि वी आर ब्यूरोक्रेट्स और हम देखते आ रहे हैं, बल्कि आपने भी देखा होगा कि एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेसी ब्यूरोक्रेसी का एक बहुत बड़ा आर्म था जो 2002 के बाद जो है ना वो इनसे चला गया। तो अभी जो पीरा को अभी हम लोग देखते हैं, इसको रिवाइवल ऑफ एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेसी के साथ जो है ना वो इसको कंबाइन किया जाता है। तो वो भी एक टॉपिक एक्सपेक्टेड है कि जिसको वो टच कर सकता है स्पेसिफिकली इसके हवाले से। फिर आपकी लोकल गवर्नमेंट का रोल, मतलब लोकल गवर्नेंस में लोकल गवर्नमेंट किस तरह से रोल प्ले कर सकती है और पीरा किस तरह से बाकी अलाइन डिपार्टमेंट की हेल्प कर सकती है। तो ये भी आप मैडम थैंक यू जिस तरह से आपने गाइड किया है। तो अब मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह हमारा सेशन पहले 15 तारीख से शुरू होना था, वो 25 तक चलना था, लेकिन अब चूँकि टाइम कम है तो इसलिए ये 13 तारीख से शुरू हो रहा है और ये हम इसको 20 तक कंक्लूड कर लेंगे। अगर आप हमारे साथ उसमें आना चाहते हैं तो हम ना सिर्फ उसमें आपके जो एसेस हैं उसकी वैल्यूएशन भी करेंगे, बल्कि उसके साथ साथ जो आपका जीके का पेपर है उसमें 50+ मॉक टेस्ट भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे और उसका जो सारा मटेरियल है वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो मैडम आप अगर कंक्लूड करना चाहें तो। बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल हु हैव क्वालिफाइड द फर्स्ट फेज ऑफ एसडीओ पेपर और बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट फेज। बाकी सबके लिए एडवाइस यही है जिन लोगों ने भी एसडीओ के एग्ज़ाम में बैठना है कि आप लोग बिल्कुल इसको बहुत ज़्यादा लाइट ना लें, क्योंकि जितने ज़्यादा एक पोस्ट के पर्क्स एंड प्रिविलेजेस होते हैं उतना ही उसके लिए वो हार्ड नेट टू क्रैक होता है। उसमें जो है वो आपका इंग्लिश ऐसे और जनरल नॉलेज दोनों पे आपने फोकस करना है, लेकिन स्पेसिफिकली आपने इंग्लिश ऐसे पे फोकस करना है क्योंकि इट शुड बी यूर मेक और ब्रेक। और इसमें जो है ना वो आप लोगों के लिए यही एडवाइस होगी कि आप लोग मैक्सिमम इसकी जो है ना वो प्रैक्टिस करें डेली बेसिस पे। आप ऐसे कोई भी आप जो है वो टॉपिक चूज करें जो भी आप लोगों को लगता है। जो हमारे साथ सेशन में होंगे उनके लिए तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि उनको जो है वो मैक्सिमम जो है वो मैं टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊं। उसके अलावा उनको जो है वो डेली बेसिस पे कोई इंग्लिश ऐसे की प्रैक्टिस करवाऊं, आपकी आउटलाइंस की, आपकी थीसिस स्टेटमेंट की, उसके अलावा आपकी इंट्रोडक्शंस की, और फिर फुल लेंथ ऐसे के भी हम मॉक टेस्ट इंशाल्लाह जो है वो लेंगे। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर यू ऑल। मैम आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर मुनासिब लगी तो अपने दोस्तों और अफराद को ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू।